किस तरह के पैरवी करवाई और क्या अब जो अदालत के अंदर परिणाम निकल रहे हैं वो उसको फांसी से उसको यमराज भी नहीं बचा सकते। फिलहाल स्थिति ये है, जो मनमोहन सिंह ने कहा था यासीन मलिक से कि मेरा संदेशा दे देना, उसका संदेशा ले आना मेरे लिए, तो मनमोहन सिंह ने बड़ा हृदय से इसको धन्यवाद दिया था। चार्जेस फ्रेम ऐसे ही नहीं हो जाता। इसका मतलब है कि जब 2020 में चार्जेस फ्रेम हुआ तो 2-3 साल पहले से कार्रवाई शुरू हुई। इस देश में आतंकवाद की जननी अगर कोई है तो वो है कांग्रेस। वो कांग्रेस किस तरह से आतंकवादियों को पालती थी, पोसती थी, उनसे आतंकी हमले करवाती थी। सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। वो फ्रेम बार बार आंखों के सामने से गुजरता है कि कैसे यासीन मलिक को भारत के प्रधानमंत्री के कार्यालय में बुलाया गया। यासीन मलिक ने तो कई सारे पोल खोले कि कैसे उसे पाकिस्तान भेजा गया। उसने भारत की बड़ी मदद की ताकि उसकी जो उम्र कैद की सजा है वो भी खत्म हो जाए। सरकार तो मौत की सजा उसकी मांगने गई थी। मनमोहन सरकार के समय भारत सरकार का दामाद बना यासीन मलिक, ये अब फांसी करीब करीब तय हो गई है। निश्चित हो गई, फांसी उसकी निश्चित हो गई है। ये तो बड़ी खबर है ये। मगर उसके उस फांसी की खबर तय होने के साथ कई ऐसे पहलू सामने आए हैं मनीष जी कि नंगा कर रहे हैं इस देश में कैसे लोग शासन कर रहे थे और कैसे आतंकवादियों के गुलाम लोग शासन कर रहे थे। ये उसकी फांसी की सजा ने तय कर दिया है। फांसी की सजा उसकी औपचारिकता रह गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरह के पैरवी करवाई है और क्या अब जो अदालत के अंदर परिणाम निकल रहे हैं वो उसको फांसी से उसको यमराज भी नहीं बचा सकते। फिलहाल स्थिति ये है कि वो फांसी के तख्ते पर लटकेगा यासीन मलिक, और हर भारतीय के लिए बड़ी खुशी के दिन होगा। खासकर जो कश्मीरी पंडित 3-4 लाख जिनको वहां से खदेड़ा गया, उनका सबसे बड़ा खलनायक था। लेकिन उसको उसकी जो फांसी की सजा हुई है और उसमें जो और तथ्य सामने आए हैं, उसके बाद मैंने कहा इन कांग्रेसियों को इस देश से देश निकाला दे देना चाहिए। ये देश में रहने लायक नहीं है। देश के कितने बड़े दुश्मन है ये अभी जो मैं कहता हूँ, दर्शकों से कहूंगा पहले जरा खबर आप सुनिए कि पूरी क्या है, और उसके बाद मैं बताऊंगा कि कैसी खबर, उस खबर के पीछे क्या खबर छुपी हुई है जो बता रही कि इन कांग्रेसियों को 1 मिनट हिंदुस्तान में रहने का अधिकार नहीं है। ये कितने गलीज और किस तरह के आतंकवादी परस्त और पाकिस्तान परस्त हैं। जरा पहले दिखा दीजिए मनीष जी। हाँ, जब मैं ही पढ़ देता हूँ, पढ़ दूंगा मैं, आ रहा पढ़ने में। जरा सुनिएगा ध्यान से। मैंने कहा इस खबर के अंदर ही बहुत कुछ है। जम्मू कश्मीर में 1990 में एयरफोर्स के जवानों पर हुए हमले के लंबे वक्त से चल रहे केस में एक अहम डेवलपमेंट हुआ है। इस हमले में 4 लोग मारे गए थे और कई दूसरे घायल हुए थे। एक मुख्य गवाह ने, जो चीफ प्रोसिक्यूटर गवाह था, उसने, एक मुख्य गवाह ने जम्मू की एक स्पेशल टाडा कोर्ट में कार्रवाई के दौरान अब बैन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चीफ यासीन मलिक और दूसरे आरोपियों की पहचान की है। ये घटनाक्रम है अभी 3-4 दिन पहले का। वह गवाह जो एयरफोर्स का जवान था, ये जो गवाह है ये कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं है, ये एयरफोर्स का जवान था और 1990 की घटना में मारे गए लोगों का साथी था। जो 4 एयरफोर्स के जवान मार दिए गए थे उनका साथी था, उस समय ये वहां मौजूद था। वह शुक्रवार को टाडा कोर्ट के सामने पेश हुआ और अपनी गवाही देते हुए उसने कहा कि वह हमले में शामिल आरोपियों में यासीन मलिक को पर्सनली पहचान सकता है। यानी उसने, मैं इसको बहुत अच्छे से जानता हूँ, पर्सनली मैं इसको पहचानता हूँ। यह पहचान इस केस में एक अहम मोड़ है जो 2-3 दशकों से ज्यादा समय से न्यायिक जांच के दायरे में है। अभी सुनते जाइए आगे इसका जो क्लाइमेक्स है। एयरफोर्स के जवानों पर हुए हमले को आतंकवाद के सबसे बड़े कामों में से एक माना जाता है। ये कश्मीर के जो हम लोग गिरजा टिक्कू की बात करते हैं या अन्य लोगों की बात करते हैं, ये उन सबसे ज्यादा दहला देने वाला मामला था। सड़क के ऊपर चौराहे पर खुलेआम 4 हमारे एयरफोर्स के जवान भून दिए गए थे और 20-22 एयरफोर्स के जवान जो बस का इंतजार में बेचारे खड़े थे कि उनको बस उनके स्टेशन पे लेके जाने वाली थी, उनको वो 20-22 जवान अपने घायल हो गए थे। किसी आंख गई, किसी हाथ गया, किसी के पैर गया। यानी एक तरह से सबसे बड़ा नरसंहार जो चौराहे पर हुआ था वो था ये हत्याकांड। इसकी गंभीरता समझिए और उसके बाद बताता हूँ। एयरफोर्स के जवानों पर हुए हमले को आतंकवाद के सबसे बड़े कामों में से एक माना जाता है, जिसने कश्मीर घाटी में हथियारबंद बगावत के शुरुआती दौर को हवा दी। यह घटना, ये 26 जनवरी से एक दिन पहले की घटना है मनीष जी। यह घटना 25 जनवरी 1990 को श्रीनगर के रावलपुरा इलाके में हुई थी, जहां जवानों का एक ग्रुप बस का इंतजार कर रहा था। जो उनकी स्टाफ बस होती उसके इंतजार में बेचारे खड़े थे।
जेकेएलएफ से जुड़े कथित मिलिटेंट्स ने बिना हथियार वाले ग्रुप पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। इस हमले में स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना समेत 4 आईएफ अधिकारियों की मौत हो गई। एक स्क्वाड्रन लीडर मरा था यासीन मलिक के हमले में, मौत हो गई और 22 अन्य घायल हो गए, जिससे इस इलाके में मिलिटेंट एक्टिविटीज में बेरहमी से बढ़ोतरी हुई, बेतहाशा बढ़ोतरी हुई। आतंकवादियों के हौसले उस समय बिल्कुल चरम पे पहुंच गए। अब हम मिलिट्री के जवानों को, जो आर्मी के जवान है, एयरफोर्स के जवान है, हम उनको भी कत्ल कर सकते हैं सड़क के चौराहे पर। और ये 25 जनवरी 1990। और अब आइए मनीष जी, जो मैंने कहा इसके पीछे खबर के पीछे खबर, अब आप जरा समझिए, मैं अभी समझाता हूं आपको। ये हुई और यासीन मलिक के खिलाफ मनीष जी इसकी बारीकी को समझेंगे। यासीन मलिक के खिलाफ सीबीआई ने अगस्त 1990 में जम्मू में टाडा कोर्ट में चार्जशीट दायर कर दी थी। मनीष जी, ये इस केस की चार्जशीट जो है आज से 35 साल पहले सीबीआई ने दायर कर दी थी। ये जरा गौर करिए, ये दायर कर दी थी और साल 2020 में कोर्ट ने उस हमले के लिए जिम्मेदार ठहराया और कहा कि हम मानने के लिए काफी आधार है कि आरोपी और दूसरों ने यह जुर्म किया था। मनीष जी, आपने ऐसा कोई केस सुना है तक कि जहां पे चार्जशीट दाखिल हुई उसको 35 साल, और 35 साल में दरअसल इस बात को समझे कि 35 साल में 30 साल कुछ हुआ ही नहीं। कुछ हुआ ही केवल वो चार्जशीट दाखिल हुई और उसके बाद वो केस ठंडे बस्ते में चला गया। कोई सुनवाई नहीं। क्या कर रही थी कांग्रेस की सरकारें? क्या कर रही थी कांग्रेस की सरकार? क्या कर रहा था वो फारूक अब्दुल्ला? क्या कर रहा था वो उमर अब्दुल्ला? क्या कर रहा था मुफ्ती? क्या कर रही थी इसकी लड़की महबूबा मुफ्ती? 30 साल तक इस केस की किसी ने जानकारी नहीं। और ये सोचिए कि सीबीआई ने कितनी तत्परता से काम किया था कि जनवरी में हत्याकांड होता और अगस्त 1990, यानी 35 साल हो गए इस घटना को, और वो सीबीआई ने अपनी पूरी चार्जशीट दाखिल की थी। उसने चार्जशीट में उसने बहुत साफ लिखा था कि यासीन मलिक और इसके साथ के जो लोग हैं, इनके खिलाफ हमारा पुख्ता सबूत है, पुख्ता गवाही है, और इन्हीं लोगों ने उन 4 जो एयरफोर्स के अधिकारी हैं उनकी हत्या की है, और बाकी जो 22 लोग हैं वो घायल हुए हैं। और वो लोग चश्मदीद गवाह थे, उन्हीं में से एक गवाह आज अभी जिंदा है, तो उसने गवाही दी है। चार्जशीट दाखिल होने के बाद ये 2025 तक ये कांग्रेसियों को फुर्सत नहीं मिली कि उसकी गवाही करा दें, कोर्ट के सामने पेश कर दें। ये क्या होता है? ये आतंकवादी को बचाने की हरकत होती है। ये काम किया था इन कांग्रेसियों ने। ये जगह इनको देश से निकाला देना चाहिए। और उसके बजाय जरा, हाँ मनीष जी, बेशर्मी देखिए कि जो काम होना चाहिए था वो काम ना करने के बजाय ये काम कर रहा था देश का प्रधानमंत्री बेशर्मी के साथ, अपने प्रधानमंत्री कार्यालय बुलाकर अपने हाथ मिला रहा था उससे। ये और इस एक फोटो और है मनीष जी, उसमें लिखा है कि इसके यहाँ जो नीचे जरा बड़ा करके दिखा दीजिए कि यासीन मलिक ने बाकायदे कोर्ट में हलफनामा देकर, ये देखिए इसको सीडी दी थी, ये इसको सीडी दी थी, अभी अभी दिखाएंगे मनीष जी आपको कि यासीन मलिक ने बाकायदे कोर्ट में हलफनामा देकर कहा है कि मनमोहन सिंह थैंक हिम फॉर सईद मीटिंग। जब ये हाफिज सईद से जब ये पाकिस्तान में मिलकर आया, मनमोहन सिंह का संदेशा देकर आया, उसका संदेशा लेकर आया, जो मनमोहन सिंह ने कहा था यासीन मलिक से कि मेरा संदेशा दे देना, उसका संदेशा ले आना मेरे लिए, तो मनमोहन सिंह ने बड़ा हृदय से इसको धन्यवाद दिया था। और ये जो मनमोहन सिंह के हाथ में सीडी नजर आ रही है, ये यासीन मलिक ने गिफ्ट की थी इस मनमोहन सिंह को। ये इस देश का प्रधानमंत्री रहा है 10 साल, कितना बड़ा कलंक है। जरा सोचिए कि वो जो बेचारे एयरफोर्स के अधिकारी थे, जो 4 लोग अपनी जान से चले गए और 22 लोग अस्पताल पहुंच गए, मरणासन्न हो गए, उनके परिवार वाले कितनी गाली इसको देते होंगे, इस मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री को। और इसकी जो आका थी वो इटालियन ईसाई सोनिया गांधी, उसको कितनी गालियां वो देते होंगे, रोज देते होंगे। जब ये फोटो देखते होंगे इस आदमी ने मेरे पिता को मारा, मेरे भाई को मारा, मेरे बच्चे, किसी माँ का बेटा भी रहा होगा वो, और उसको ये महिमा मंडन करते थे कांग्रेसी। और ये कांग्रेस के शासनकाल में जब 2004 से 2014 एक दिन के लिए ये आदमी जेल नहीं गया है, एक दिन के लिए। और नंगा करता हूं, ये पहले बंद हुआ, इसको जब पकड़ा गया, पकड़ में आ गया था, तो ये जेल के अंदर बंद था, 4-5 साल ये बंद रहा। लेकिन 2002 में ये कांग्रेसी और भाजपा के प्रवक्ता कभी इनको याद नहीं दिलाते कि जब महबूबा मुफ्ती के बाप मुफ्ती मोहम्मद सईद, उसके साथ जब सरकार बनाई कांग्रेस ने, एक साथ गले मिलके एक दूसरे के सहयोग करके, तो उस महबूबा मुफ्ती के जो बाप था मुफ्ती मोहम्मद सईद, उसकी पहली शर्त थी मनीष जी
कि हम ये 20 उसने 20 आतंकवादियों की लिस्ट दी थी जिसमें सबसे ऊपर नाम यासीन मलिक का था। उसने कहा था हम तुम्हारे साथ समझौता करके सरकार तब बनाएंगे जब तुम इस पे राजी करो, इस पे दस्तखत करो कि हम सरकार बनते ही इन 20 आतंकवादियों को बिना शर्त छोड़ देंगे। और कांग्रेस ने उस समझौते पे दस्तखत किए थे। दस्तखत के साथ वो अपना वो जो समझौते में जिस कांग्रेस ने दस्तखत किए थे यासीन मलिक को बिना शर्त छोड़ दिया जाए, उसको महबूबा मुफ्ती के बाप ने, जिसका नाम मुफ्ती मोहम्मद सईद था, उसने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रस्तुत किया था। इन कांग्रेसियों को नंगा किया था उस आदमी ने। और ये कांग्रेसी आगे ताना देते कि भाजपा ने पीडीपी के साथ सरकार बनाई थी। भाजपा ने पीडीपी के साथ सरकार बनाई, पीडीपी मिट गई, भाजपा वहां छा गई और भाजपा ने 370 ले आए। जब तुमने सरकार बनाई थी पीडीपी के साथ, जिस समय वो आतंकवादियों की गोद में खेल रही थी, उस समय तुमने इसकी रिहाई तय करी थी और अपने सरकार बनाने के लिए कांग्रेसी चरणों में लेट गए थे आतंकवादियों के और पीडीपी के चरणों में कि हाँ तुम इनको 20 को छोड़ो। तो वो तो उसका मेरे ख्याल से 2 या 3 नवंबर को उसका शपथ ग्रहण हुआ है और 10 नवंबर को ये सारे लोग छोड़ दिए गए थे, जिनमें सबसे ऊपर नाम था यासीन मलिक का। और यासीन मलिक कौन था? ये अब अदालत के अंदर, टाडा कोर्ट के अंदर, एक रिटायर्ड एयरफोर्स के अधिकारी ने इसके खोपड़ी पे चढ़ के गवाही दी है। तो मनीष जी, जो आदमी आज गवाही दे रहा है पहले भी दे सकता था। क्यों नहीं दी? क्योंकि सरकार नहीं चाहती, क्योंकि सरकार नहीं चाहती थी। और सरकार इसको बुला के पीएम हाउस में बुला के अपने दामाद की तरह खातिर करता था मनमोहन सिंह। सोनिया इसकी आरती उतारती थी। तो वो एयरफोर्स का जो जवान था वो कहाँ चला जाता इसके खिलाफ गवाही देने? और जब आगे कोई कार्रवाई नहीं हो रही, अदालत अदालत में कोई प्रोसीडिंग नहीं हो रही, तो क्या किया जाता? और ये देखिए, ये इससे ये सबसे खास बात, यदि आप देखेंगे तो मनमोहन सिंह सब में मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन हाँ यासिन हाँ मलिक का नॉर्मल चेहरा, ये देखिए हर फ्रेम में आप देखिए कि यासिन हाँ, मलिक एकदम से तनाव उसमें है, नॉर्मल जो उसका होता है। और ऐसा लग रहा है कि ये मनमोहन सिंह को पता नहीं क्या मिल गया है। एकदम इसके आमतौर पे मनमोहन सिंह के मुस्कुराते चेहरे आप बहुत कम देखते होंगे, लेकिन इस तीनों फ्रेम में आप देखिए कि मनमोहन सिंह मुस्कुरा रहे हैं और ये एकदम तलक के साथ, जैसा लग रहा है कि यही बॉस है। और मनमोहन सिंह जैसे सोनिया गांधी के नौकर बने हुए थे, वैसे यासीन मलिक के नौकर टाइप लग रहे हैं। वो जो है सीडी वाली फोटो दिखाइए मनीष जी, वो सीडी बड़ी मशहूर है। जो दूसरी फोटो है, ये तो ये जरा दर्शक गौर करें, इसके हाथ में सीडी है इस मनमोहन सिंह के, जो इसको यासीन मलिक ने गिफ्ट की। और कब गिफ्ट की है? जब वो हाफिज सईद से मिलकर पाकिस्तान से लौटा था और इसने धन्यवाद दिया था इस मनमोहन सिंह ने, अच्छा हुआ तुम उसका संदेशा लेके आ गए, और तब इसको गिफ्ट दिए, ये सीडी दी गई है। मेरा मनीष जी अनुरोध है इस देश की सरकार से, इस देश के गृह मंत्री से, कि इसकी जरा जांच कराई जाए कि इसको कौन सी सीडी यासीन मलिक ने दी थी। उसकी वजह है कि इसने तो 4 हमारे मारे थे जवान एयरफोर्स के, जिसमें एक स्क्वाड्रन लीडर थे, उनकी हत्या इसने की थी, इस हत्यारे ने। तो ये क्या ये क्या जो बंबई पे हमला हुआ था, मैं अब खुलकर बोल रहा हूँ कि बंबई पर जो हमला हुआ था उसका प्लान क्या हाफिज सईद ने इस यासीन मलिक के हाथ सरदार के पास भिजवाया था क्या? कि पहले हमने 4 मारे हैं, अब उससे 40 गुना ज्यादा मारेंगे, और उन्होंने 165 लोगों को मारा था। तो ये क्या बंबई हमले का एडवांस प्लान भेजा था इस हाफिज सईद ने यासीन मलिक के हाथों, जो ये सरदार लेके बड़ा हंस रहा, मुस्कुरा रहा है, और उसके साल 1.5 साल के अंदर हमला हो गया मुंबई पे। तो ये देशघाती थे, ये देश बेच रहा था ये बैठा मनमोहन सिंह और इसकी आका सोनिया गांधी। निश्चित तौर पर बंबई हमले का भी कनेक्शन इस सीडी से है, जो हाफिज सईद से मिलकर लौटने के बाद, हाफिज सईद से लेकर आने के बाद यासीन मलिक ने इसको सौंपी थी। और मनीष जी बिल्कुल साफ बता रहे हैं कि आप देख लीजिए कैसे मुस्कुराते हुए कर रहा है। और उसने तो बाकायदा हलफनामा दिल्ली हाईकोर्ट में हलफनामा देकर यासीन मलिक ने नंगा किया इनको कि मैं इनके कहने पे मिलने गया था हाफिज सईद से, इस सरदार के कहने पे मैं उसका संदेशा लेकर इसके पास आया था और ये बड़ा खुश हुआ था। और ये आपको एक नहीं सैकड़ों अखबारों में उस समय खबर छपी थी कि जो हलफनामा है वो यासीन मलिक का हाईकोर्ट के अंदर क्या था। तो सोचिए ये कांग्रेसी कैसे देश को बेचते हैं और किस तरह से हमारे जवानों की हत्याओं का सौदा करते हैं। मतलब मनीष जी, अगस्त 1990 में चार्जशीट, जरा मनीष जी आप समझाइए दर्शकों को, आपको आप ज्यादा कोर्ट समझते हैं, कि अगस्त 1990 में चार्जशीट और 30 साल कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। कोई कार्रवाई नहीं। ये तो नहीं तो आप देखिए प्रधानमंत्री चार्जेस फ्रेम, जिसको अब 2020 में जो चार्जेस फ्रेम हुआ,
जो 2020 है, चार्जेस फ्रेम ऐसे ही नहीं हो जाता। इसका मतलब है कि जब 2020 में चार्जेस फ्रेम हुआ तो 2-3 साल पहले से कार्रवाई शुरू हुई। इसका मतलब है कि नरेंद्र मोदी की सरकार जब आई तो संभवतः यह माना जा सकता है कि 15-16 के बाद इस पर एक्शन शुरू हुआ होगा, तभी चार्ज है, क्योंकि चार्जशीट के बाद चार्ज फ्रेम होने में लंबा समय, देखिए ना अभी सोनिया गांधी का चार्ज फ्रेम होना था, भाग गई विदेश, डेट लग गई, फिर उसमें मैंने अलग विश्लेषण किया, व्यूअर्स देखेंगे। तो जो कह रहे हैं सतीश जी समझाने के लिए वो ये कि जब चार्जशीट का मतलब होता है कि जांच एजेंसी के नजर में यह आदमी दोषी हो गया, चार्जशीट का मतलब। चार्ज फ्रेम का मतलब होता है अदालत की नजर में आप प्रथम दृष्टया दोषी हो गए। तो मतलब 1990 में ही जांच एजेंसी सीबीआई ने कहा कि यह दोषी है, लेकिन 1990 से लेकर 2020 30 साल लग गए अदालत को प्रथम दृष्टया दोषी साबित करने में। अब क्योंकि अदालत में कुछ हुआ ही नहीं। वही नहीं, ये सरकार बैठी रही, ये सरकार उसकी खातिरदारी कर रही थी, उसका मेहमान नवाजी कर रही थी। ये तो अब आया है प्रधानमंत्री मोदी जब शिकंजे में फंसा, तो एक मामले में तो इसको उम्र कैद हो चुकी, इसकी पूरी जिंदगी जेल में कटेगी। और नहीं, दूसरे में ये उस मामले में भी सरकार फांसी मांग रही है। हाईकोर्ट हाँ में भारत सरकार उस मामले में भी फांसी मांगने के लिए गई है, लेकिन इस मामले में ट्रायल कोर्ट से ही फांसी तय है। हाँ, मैं इसीलिए मैंने कहा कि मनीष जी आपको ज्यादा बेहतर समझाएंगे कि एक 4 आर्मी अफसर की जो हमारे एयरफोर्स के अफसर थे और उनकी हत्या का चश्मदीद गवाह है, और वो भी एयरफोर्स का सैनिक जो उस समय मौका वारदात में मौजूद था। उसने अपनी आंखों से कत्ल होते देखा और उसने कहा है अदालत के अंदर कि इन चारों में से मैं यासीन मलिक को पर्सनली बहुत अच्छे जानता हूं, क्योंकि ये उस समय आतंक का बड़ा चेहरा हो चुका था कश्मीर के अंदर, इसको हर आदमी जानते थे। तो जब इतना खुलकर उस गवाह ने 1990 में भी बताया था सीबीआई को, और सीबीआई ने पूरी ईमानदारी से चार्जशीट दाखिल की थी, लेकिन उसके बाद कांग्रेसियों ने क्या किया, उसके बाद कांग्रेसियों ने क्या किया, और ये पहला यासीन मलिक पर कांग्रेस किस तरह से फिदा थी, किस तरह से, मेरे ख्याल से अगर वाड्रा की शादी ना हुई होती तो कुछ और ही हम लोग कहानी देखते शायद। ये तो भगवान जाने क्या हो गया। नहीं, तभी तो ये वास्तव में आज वाड्रा को लेकर के गई है विदेश 2 दिन पहले। मतलब सोचिए, आज इसका चार्ज फ्रेम होना था कोर्ट में, संसद का सत्र शुरू हो रहा है और सोनिया गांधी विदेश गायब है। मैंने अलग से उसका विश्लेषण किया है, ये सुनने की जरूरत है सर। तब इससे लगता है ये हम लोग 26 से 11 को डॉट्स जोड़ रहे थे। इसका मतलब ये है कि आज जो यासीन मलिक का मामला है उस 26 से 11 के डॉट्स को जोड़ रहा है। इस जोड़ता 26 से है। 11 प्लानिंग थी एकदम से। हाँ, आज की तारीख में प्रधानमंत्री आवास पे जो रहते हैं प्रधानमंत्री मोदी रहते हैं। ये जो गिफ्ट मिला था यासीन मलिक की तरफ से सीडी का पैकेट, ये पता लगवाएं प्रधानमंत्री मोदी, जरा खोज करवाएं कि वो उस सीडी में था क्या, ऐसा क्या था मनीष जी उस सीडी में, कि उसके बाद ना तो कभी उसका जिक्र आया ना बताया गया। तो मेरा तो ये मानना है कि हाफिज सईद ने बंबई हमले का एडवांस प्लान भेजा था कि हम ऐसे ऐसे करेंगे और हमको यहाँ बाधा न पड़े, और उसको कोई बाधा नहीं पड़ी। वो तो तुकाराम ओंबले बेचारे जिन अमर रहो, उनकी वजह से पकड़ में आ गया अजमल के साहब, अन्यथा हिंदुओं के ऊपर तो लादी दिया गया था। और ये तो पूरी दुनिया कहती कि हाफिज सईद उसका मेन सरगना था उस पूरे गैंग का, आतंकवादियों के गैंग का। और उस आतंकवादी से मिलकर आया था यासीन मलिक, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा आतंकवादी था उस समय, और वो आकर मिला था इस देश के प्रधानमंत्री से, और उसको ये सीडी उसने गिफ्ट की थी। तो निश्चित बात जो अभी मनीष जी ने कही, इसकी जरा जांच होनी चाहिए। ये बंबई हमले से इस मुलाकात का और इसके साथ साथ यासीन मलिक की हाफिज सईद से मुलाकात का आपको कनेक्शन मिलेगा। और इसका एक दूसरा आपको बताता हूँ कि केवल एक मुलाकात नहीं, आपको ताजुब होगा मनीष जी, और हमारे जो दर्शक हैं उनको ताजुब होगा कि जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन आज की तारीख में अगर व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो आतंकवादियों में नंबर 1, उस पर हिंदुस्तान और अमेरिका तक ने उस पर जो लगा रखा है। 50 करोड़ रुपए का इनाम है या हाफिज सईद पे। अभी अमेरिकन भालू जब से आया तब से थोड़ा का रूप बदला है, और उस आतंकवादी को मुल्क के आया ये यासीन मलिक, और यासीन मलिक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये जरा सोचिए, ये जो यासीन मलिक ने जो हलफनामा दिया है दिल्ली कोर्ट में कि मैं मनमोहन सिंह के कहने पे मिलने गया था, उनका संदेशा लेकर गया था, और हाफिज सईद का संदेशा मनमोहन सिंह के लिए लेकर आया था। तो ये बात इससे स्पष्ट हो जाती है कि जो 50 करोड़ का इनामी आतंकवादी है, जो हिंदुस्तान का नंबर 1 दुश्मन है, उससे वो खुलेआम मिलकर आया। वीडियो आए, फोटो आई, बयान आए, सब आए,
और उस यासीन मलिक के खिलाफ एक पैसे की कार्रवाई नहीं हुई, एक सुई की नोक बराबर, ना तो कोई केस दर्ज हुआ, ना तो उसके खिलाफ कार्रवाई हुई, और वो लगातार पाकिस्तान आता जाता रहा जब तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। वो आंखें दिखाता था, गुर्राता था। और मैं 2008 में तो मुझे अच्छे से, तो मैं उस समय जम्मू में था, मैं पहले भी बता चुका हूं कि जिस समय अमरनाथ आंदोलन था, ये यासीन मलिक हिंदुओं के खिलाफ आमरण अनशन पे बैठ गया कि मैं गांधी और फलाना ढिमाका। तो इसको मनाने के लिए सोनिया गांधी का जो सबसे खास है वो हिदायतुल्लाह हबीबुल्लाह, क्या नाम है उसका, जो सूचना आयुक्त था उस समय देश का, मुसलमान था, बता दूं, ये भी बता दूं, मुसलमान था। वो स्पेशल, हाँ, हाँ सूचना वो आयुक्त था जो, हाँ मुख्य सूचना आयुक्त था वो स्पेशल प्लेन से, प्रधानमंत्री के स्पेशल प्लेन से उसको जूस पिलाने पहुंचा था श्रीनगर, इसी यासीन मलिक को। और जिसके बारे में मतलब मनीष जी कोई कंफ्यूजन नहीं हो सकता। ये मैंने इसीलिए आपको तारीख बताई कि अगस्त 1990 में इसके खिलाफ सीबीआई की चार्जशीट थी, और सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में कहा था कि हमारे पास पूरे पूरे गवाह हैं, सारे सबूत हैं कि इसी आदमी ने उन चारों एयरफोर्स के अधिकारियों को कत्ल किया है। तो अगर अगस्त 1990 में जब ये स्पष्ट हो चुका था, उसके बाद कांग्रेस इतनी इसकी खातिरदारी में क्यों लगी थी? जवाब ये देना चाहिए कांग्रेसियों को, सोनिया गांधी को देना चाहिए, इस अधेड़ को देना चाहिए। और वो तो घर मर के चला गया, वो तो मर के चला गया, तो उसके बारे में क्या बोलूं, लेकिन ये दोनों आज जिंदा है। मर के चला जाए से तो नहीं होगा, वो तो भारत का प्रधानमंत्री था। भारत के प्रधानमंत्री को सर एक एक गिफ्ट जो मिलता है उसकी रिकॉर्ड होती है। तो इस गिफ्ट, और क्योंकि ये इसके फोटो फ्रेम है, इसका मतलब यासीन मलिक से जो उसे सीडी मिली है वो रिकॉर्ड में होगा। भारत का प्रधान, मनमोहन सिंह को तो गिफ्ट मिला नहीं था, वो भारत के प्रधानमंत्री को मिला था। तो सरकमस्टांशियल एविडेंस जो है वो 26/11 से लेकर ये सीडी मिलना, मुझे लगता है कि संभवतः गृह मंत्रालय की इस पर नजर जरूर होगी। हम सब ये भरोसा कर सकते हैं। इसकी अलग से जांच होनी चाहिए, क्या 26/11 में भूमिका किसकी थी? और सरकार, जरा इस देश की मीडिया को समझिए, ये गवाही इसकी कोर्ट के अंदर जो टाडा कोर्ट में हुई 24 नवंबर को हुई है, यानी 4-5 दिन हो चुके इसकी गवाही को हुए, यासीन मलिक की। लेकिन आपने हिंदुस्तान की किसी न्यूज चैनल पे ये खबर नहीं बनती देखी होगी, इसके ऊपर कोई बहस वो होते नहीं देखी होगी। जो सवाल हम लोग उठा रहे हैं, ये सवाल उठते आपने कहीं नहीं देखे होंगे। क्यों? ये पूरा काकस है पूरे देश के अंदर एक, ये किस तरह से आतंकवादियों को कैसे अपना कवर देता है, इनका कोई नुकसान ना हो जाए, तो इस तरह से इसको छुपाया। क्योंकि इसमें ये सवाल जो हम लोग पूछ रहे हैं अपने कार्यक्रम में, ये सवाल जिस समय पूछे जाएंगे तो कांग्रेस पूरी मादर जात नंगी खड़ी नजर आएगी आपको, और कोई शंका नहीं रह जाएगी कि इस देश में आतंकवाद की जननी अगर कोई है तो वो है कांग्रेस। वो कांग्रेस किस तरह से आतंकवादियों को पालती थी, पोसती थी, उनसे आतंकी हमले करवाती थी, इससे बड़ा, इससे बेशर्म और इससे खुला हुआ उदाहरण आपको पूरे देश में नहीं मिलेगा। ये जो यासीन मलिक का ये जो गवाही हुई है अभी 4 दिन पहले टाडा कोर्ट के अंदर, और ये अकेला मामला नहीं है मनीष जी, जरा और याद दिला दूं, हालांकि उस पर हम लोगों ने कार्यक्रम तब भी किया था कि जरा याद करिए रूबिया सईद का अपहरण कब हुआ था मनीष जी? वो 89 दिसंबर 89, शायद 8 या 9 दिसंबर या 10 मंत्री बना दिसंबर, था इस देश में, पहला मुसलमान गृह मंत्री बना था जब, पहला मुसलमान गृह मंत्री बना था। उसका नतीजा जरा सुनिए, वो 89 यानी वो आज से 36 साल पहले उसका अपहरण हुआ था, 36 साल पहले। और मैंने दोनों का घर देखा है श्रीनगर के अंदर, ये भी बता दूं दर्शकों, ये जहां रहता था यासीन मलिक वहां, और वो उस समय ये पूरी मुफ्ती परिवार ये डाउनटाउन में रहता था, डाउनटाउन इसका गढ़ हुआ करता था। मुश्किल से 3-3.5 किलोमीटर की दूरी है दोनों के घरों में, यासीन मलिक और मुफ्ती मोहम्मद सईद के घरों में। लेकिन आपको ताजुब होगा, और सब जानते थे यासीन मलिक को, हर बच्चा बच्चा जानता है ये, क्योंकि ये बड़ा फेस हो गया था सैयद सलाउद्दीन के बाद, और कि इसने अपहरण किया और उसे 1 हफ्ते बाद छोड़ा। तो ये रूबिया सईद भी इसको बहुत अच्छे से जानती थी। लेकिन आपको मालूम है इसके खिलाफ ना तो रूबिया सईद ने एफआईआर कराई, ना मुफ्ती मोहम्मद सईद ने एफआईआर कराई, वो मुख्यमंत्री बना। उसके बाद ये महबूबा मुफ्ती खुद मुख्यमंत्री बनी, इसने एफआईआर नहीं कराई। यानी रूबिया सईद का जो अपहरण था वो घाटे में चला गया, कोई उसकी चर्चा नहीं। वो प्रधानमंत्री मोदी जब आए तब उन्होंने पकड़ा है कान, और रूबिया सईद आई है अदालत के अंदर, तो उसने भी इसको पहचाना कि हाँ ये यासीन मलिक है, और इसी आदमी ने मेरा अपहरण किया था 89 में। आज से 36 साल पहले की कहानी। तो आज क्यों सुना रही है रूबिया? क्योंकि उस समय ये सब एक मिले हुए थे, और रूबिया का इतनी देर से आना, अन्यथा मनीष जी जिसकी जवान लड़की गायब हो जाए, आतंकवादी 1 हफ्ते अपने अड्डे पर रखे हैं,
तो ये मुफ्ती मोहम्मद सईद को तो बलबलाते हुए चले जाना चाहिए था एफआईआर कराने और इसको सजा दिलाने के लिए। तो वो सजा दिलाने के बजाय मैंने इसीलिए आपको ये डांट जोड़ी है कि वो सजा दिलाने के बजाय ये ऑलरेडी जब जेल में बंद था तो मुफ्ती मोहम्मद सईद ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ही इस शर्त पे खाई थी कि यासीन मलिक को सबसे पहले हम छोड़ेंगे। ये आपने कहीं ऐसा सुना कि एक बाप अपनी बेटी के अपहरणकर्ता को रिहा करने की शर्त पे मुख्यमंत्री बनने की शर्त मान रहा है? तो इसका मतलब जब यासीन मलिक ने रूबिया सईद के अपहरण का नाटक किया था, नौटंकी की थी, इस देश के आंखों में धूल झोंकी गई थी, तो बाप बेटी और यासीन मलिक आतंकवादी ये सब एक ही थैली के चट्टे बैठते थे और बाद में ये सब कांग्रेस की गोद में खेलने लगे। कांग्रेस ने कैसे देश को नाश किया, तबाह किया, ये है इनकी कहानी। तो वो जो अभी 24 और 25 नवंबर को जब ये गवाही हुई है उसके बाद मैंने कहा ना ये खबर के पीछे खबर है, ये नहीं, इसमें तो खाली इतनी खबर है कि उसने पहचाना था कि मैं इसको पर्सनली जानता हूं, लेकिन उसके पीछे के ये जो सवाल हैं और इन्हीं सवालों से बचने के लिए इस देश के न्यूज चैनलों को शर्म आ रही है इस खबर की मीमांसा करते हुए, इस खबर पर डिबेट करते हुए और यासीन मलिक का नाम बताते हुए, जबकि ये इतनी बड़ी खबर है। मैं फिर बता रहा हूं, अभी औपचारिक रूप से कोई घोषणा नहीं हुई है, लेकिन इसका और मुझसे ज्यादा बेहतर तरीके से मनीष जी समझ रहे हैं कि इस गवाही का मतलब आप समझिए कि यासीन मलिक की फांसी फाइनल, उसको यमराज भी बचा नहीं सकते अब। और मैं इसके लिए मैं तो खुलकर कहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों को कोटि कोटि धन्यवाद। इस हत्यारे को कम से कम दंड तो मिलेगा, इसको पता तो चलेगा जो मौत बांटा करता था लोगों में, अब खुद मौत इसके दरवाजे आके खड़ी हुई है, इसका दरवाजा खटखटा रही है, तब इसको समझ में आ रहा है, इसको रोज रात में इसकी समझ में आता होगा कि ये मौत का डर होता है। इसको मौत के डर का एहसास कराया है प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने जब उनके हाथ में सत्ता आई तब। अन्यथा 2016-17 तक बिल्कुल मगर होकर घूमता था, बेखौफ होकर घूमता था। बिल्कुल 2017 तक के बेखौफ घुमा, तब आप देखिए डॉट सीधी जोड़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसका मतलब इस पर एक्शन 2016-17 से शुरू हो गया, तो कम से कम 3 साल तो लगे होंगे चार्जेस प्रेम होने को कि चार्जशीट की कॉपी आई, उसको दबा दिया गया। ये सोचिए इस देश का दुर्भाग्य कैसा है। मतलब अब सामान्य नहीं, एयरफोर्स के जवानों की हत्या कर दी गई और उसका इस तरह से सम्मान पीएम हाउस में होता था। इस देश को कब उन लोगों को चिंतन करना चाहिए जिसने कभी चुना है ऐसी सरकार को, और आज भी जब महिमा मंडन करते हैं इनका, तो सोचिए कि कैसा देशघाती षड्यंत्र ये लोग करते थे। जरा सोचिए मनीष जी, दो केस जो मैं उदाहरण के तौर पे आपको बता रहा हूँ, वो इस देश के इतिहास के सबसे सनसनीखेज केसों में से एक है। एक तो एयरफोर्स के 4 लोगों की हत्या, वो तो अभी हम लोगों ने बताया, और दूसरे इस देश के गृह मंत्री की बेटी का अपहरण, और दोनों पर कोई कार्रवाई नहीं। सोच लीजिए कि कांग्रेस किस तरह से मिटी जा रही थी, सती हुई जा रही थी इन आतंकवादियों के पक्ष में, इन आतंकवादियों के समर्थन में, कि इनको किसी भी कीमत पर बचाना है। ये है इनका कांग्रेसियों का सच। तो आज ये यासीन मलिक को तो अभी मनीष जी ने बताया आपको कि जो जिसमें उसको उम्र कैद हुई है, उसमें सरकार इसको फांसी मांग रही है, और इसमें तो इसको फांसी को बचा ही नहीं सकता। ये निश्चित है, इसकी फांसी 24 नवंबर को तय हो गई, जब उसने आमने सामने खड़े होकर इसकी आंखों में आंखें डाल के बताया कि इसी आदमी ने मारा था, क्योंकि वो आदमी खुद भी गोली खाया था उस हमले में, इसको पहचाना था, तो वो तो बचेगी नहीं। लेकिन कांग्रेस कैसी कितनी नंगई उतर के इस देश के साथ कैसा छल करती रही, ये 30 साल का उसका काला इतिहास ये घटना बता रही है। बिल्कुल, और इस पे कोई चर्चा नहीं। सोचिए तब यदि कहकर सर्कमस्टांशियल एविडेंस होता है कोर्ट में, आप यदि जोड़िए तो लगेगा कि उस समय अदालत लगाने वाले संपादक का वो पार्किंग एक्सपर्ट जो संपादक हुआ करता था, उस पार्किंग एक्सपर्ट आज सब खलियर हैं। ये सब जिन सब ने मुंबई पर आतंकी हमले में देश के खिलाफ षड्यंत्र किया था, वो तमाम लोग आज खलियर हैं, सब के सब खलियर हैं। उस समय बड़े बड़े संपादक हुआ करते थे, लेकिन वो सब नौकर ही तो थे। इसका मतलब है कि उसकी जड़ आज भी है कि टेलीविजन चैनल, लोग कहते हैं अरे टेलीविजन चैनल तो गोदी मीडिया हो गया है, सरकार के ऐड नहीं मिलेगा तो इसीलिए भजन गाते हैं। यदि भजन गाते हैं मगर नस में तो वही है ना, उन्हीं सबके चमचे चेले या संपादक है ना। तो इसका मतलब है कि ये खबर इसीलिए दबाई जा रही है ताकि ये विस्फोटक ना हो जाए, ये उस कांग्रेस के पाप को पूरी तरह से खोल कर ना रख दे। वरना इतनी बड़ी खबर, यासीन मलिक टेलीविजन चैनल पे इतनी बड़ी खबर गायब है।
ये सिर्फ इसीलिए जो मनीष जी ने कहा कि ये केवल कांग्रेस के चरण दबा रहे हैं सारे न्यूज चैनल, कांग्रेस की कोई बुराई ना हो जाए, क्योंकि जिस समय की घटना है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ इस यासीन मलिक की, इसके बाद के जो इसके कुकर्म है, तो उस समय अधेड़ भी संसद में था और कांग्रेस को नचा रहा था अपने करतबों से। तो माँ और बेटा ये दोनों, वो तो चला गया मर के, मैंने कहा तो मर के चला गया, उसका कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ये दोनों अभी जिंदा हैं और देश की छाती पे मूंग रल रहे हैं। इनको जूते पड़ने चाहिए निश्चित तौर पर, इससे ज्यादा इससे कम कुछ सजा हो नहीं सकती। सोचिए, इस यासीन मलिक को बड़ी बड़ी मीडिया हाउस में 1-1 घंटे का इंटरव्यू होता था, अदालत लगाने वाला ऐसा ऐसा संपादक जो सो कॉल्ड विद्यार्थी परिषद से चुनकर आया, बड़ा प्रिय था वाजपेयी जी का, आडवाणी जी का, मौज लिए, इन सब ने इसे सिर्फ मनमोहन सिंह ने दामाद नहीं बनाया। और दुख होता है कि ऐसे ऐसे लोगों की तारीफ खुद पीएम भी करने लगते हैं कि बड़ी अच्छी पत्रकारिता आप कर रहे हैं। तो ये सब है, तब आपको समझ में आएगा कि खेल के पीछे का खेल क्या है, ऐसे लोगों के बचाने के लिए कितनी। जरा मनीष जी गौर करिए, और मैं दर्शकों को कहूंगा आप लोग सोचिए कि 10 साल तक 10 साल का कायदे से तो इनको, अब तो इनको 25 साल होगा, 15 साल से समझिए भीख मांग रहे हैं, राजनीतिक भिखमंगे हो गए। लेकिन जब 10 साल इनकी सरकार रही तब, और उसके बाद अभी प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल के दौरान तब, मैं अभी तक इनको 21-22 साल हो गए। आप जरा याद करके बताइए, ढूंढ डालिए पूरा गूगल सब, कि यासीन मलिक के खिलाफ ना तो कभी मनमोहन सिंह एक शब्द बोला, ना कभी राहुल गांधी एक शब्द बोला, ना कभी सोनिया गांधी एक शब्द बोली। कौन किस आदमी के खिलाफ? जो देश के गृह मंत्री की बेटी का अपहरण करता था, जिसने हमारे 4 एयरफोर्स के 4 जवानों को, जिनमें एक स्क्वाड्रन लीडर था, उनकी उसने निर्मम हत्या दिन दहाड़े की थी। उसके खिलाफ लोग 21 साल से नहीं बोल रहे हैं, इनकी जवान नहीं ली, इनकी जवान टूट गई है, मुंह में दही जमाए बैठे हैं। क्यों? ये इतने मेहरबान क्यों हैं? और मैं फिर कह रहा हूं, इस चुप्पी का मतलब, इसका सीधा सीधा मतलब है कि वो सीडी और उसका बंबई हमले से कनेक्शन। तो निश्चित तौर पर वो जो हम लोग आरोप लगते रहे, ये बिल्कुल साफ है कि हाफिज सईद ने इनको भेजा था सदीसा, और उसी के हिसाब से पूरा ऑपरेशन हुआ, और ये इस बंबई के हमले में बराबर के साझीदार हैं। अन्यथा नंगे होकर बताएं, आके बताएं कि उसने आखिर सीडी में क्या भेजा था हाफिज सईद ने। बिल्कुल, सिर्फ फांसी महत्वपूर्ण नहीं है, ये सच का खुलासा भी महत्वपूर्ण है कि उस सीडी में क्या था। यासीन मलिक की फांसी तो अब तय है, लेकिन उस फांसी के बाद जब अदालत उसे फांसी देता है तो देश को जानने का हक है कि फिर उस सीडी में क्या था।